वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें अब हमने एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनवायरनमेंट कंसर्न हमने कल स्टार्ट किया था और एनवायरनमेंट कंसर्न में हमने ये 5 पॉइंट्स कवर करे थे। आज हम करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई और सबमिट हुए, जिसमें से हम 2 करेंगे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और आपका रियो सबमिट 1992, जिसमें रियो सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुआ था। एक तो आपको ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्लब ऑफ रोम अ ग्लोबल थिंक टैंक, इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी उसका टाइटल क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ। और इन्होंने लोगों का ध्यान, कंट्रीज का ध्यान किसकी तरफ दिलाया कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। तो हमें डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, और इसलिए वर्ल्ड की सभी एजेंसीज, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो एक साथ आई, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया ताकि बहुत इफेक्टिवली तरीके से एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके, उस पर डिस्कस किया जा सके और उस पर एक्शन लिया जा सके। एंड सिंस देन द एनवायरनमेंट हैज एमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट इशू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। और 1972 के बाद से आप 70s मान के चलो, जो 70s के बाद से ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक ऐसा इशू है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अब जो हम करते हैं रियो समिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी पिक्चर देख रहे हैं, UNFCCC फुल फॉर्म इसके साथ के साथ लर्न करेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फर्स्ट टाइम रियो सबमिट कहाँ हुआ था? ब्राज़ील, रियो द जेनेरियो, ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, ठीक है। और कब हुआ था? 1992। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्यों हुआ था? क्योंकि हम एनवायरनमेंट वाला टॉपिक कर रहे हैं। मेन रियो सबमिट का फोकस क्या है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, पोल्यूशन को कम करना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं उनके एमिशन को रोकना। Your first point is the growing focus on environmental issues within the arena of global politics was firmly consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992, and this was also called the Earth Summit. अगर एग्जाम में रियो समिट आए, अर्थ समिट आए, कंफ्यूज नहीं होना है। ईयर 1992 लर्न हो गया। इसमें कितनी कंट्रीज ने, स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 170, thousands of NGOs and many multinational corporation। 2 पॉइंट्स हो गए। एक आपका ईयर हो गया, कहाँ हुआ था? ब्राज़ील, रियो द जेनेरियो, इसको अर्थ समिट में कहते हैं, और 170 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 5 ईयर अर्लियर, 5 साल पहले ही 1987 में ब्रुकलिन रिपोर्ट आई थी एनवायरनमेंट को लेकर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रुकलिन रिपोर्ट इन 1987। उनका जो मेन टाइटल क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर हैड वार्न्ड दैट ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सस्टेनेबल in the long term, especially in view of the demands of the South for further industrial development। हमारा जो ट्रेडिशनल पैटर्न है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, और खासकर अगर साउथ कंट्रीज़ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की उनकी जो डिज़ायर है और जिस तरीके से वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये पैटर्न बिल्कुल गलत है, और इस तरीके से हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सदर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो भी डेवलपमेंट करना शुरू किया है ना। अगर नॉर्दर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके हैं। The main difficulty was to bridge the conflicting interest of global north, the developed world and global south, the poor developing nation। very very important line। जब आप एग्जाम में ये पॉइंट लिखेंगे, देखो एक फर्स्ट पॉइंट आप बताओगे 1992 में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की जो कंट्रीज, अगर आप नदर्न कंट्रीज की बात करें तो ज़्यादातर कंट्रीज डेवलप्ड हैं, रिच हैं, और सदर्न कंट्रीज की बात करें तो वो डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी वो डेवलप हो रही हैं। आप मान के चलो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उन्होंने डेवलपमेंट की शुरुआत की है, तो अभी तो उन्हें बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, डेवलपमेंट करना है।
अगर उन पर भी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह रूल बाइंड कर दिए जाएंगे तो वो डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको लेकर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स है। The developed countries fear that environmental regulation could restrict their economic growth and their high standard of living। ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि अगर हम पे कुछ रूल्स बाइंड कर दिए जाएंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी खराब हो जाएगा। एंड दे ब्लेम द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अमंग पुअरर कंट्रीज एज अ सीरियस थ्रेट टू ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वो पुअर कंट्रीज पे, डेवलपिंग कंट्रीज पे ब्लेम कर रही हैं, वो पुअर कंट्रीज पे ब्लेम कर रही हैं कि ओजोन डिप्लीशन के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पुअर कंट्रीज। Okay, the developing southern countries on the other hand felt that environmental destruction was due to ongoing industrial project in the developed world। और जो poor countries हैं वो rich और developed countries को ये कह रही हैं कि environment का जो destruction हुआ है उसके लिए responsible कौन है? developed country, rich countries। क्यों? क्योंकि industrial जो development है वो तो वहीं ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ एनवायरमेंट और के डिस्ट्रक्शन के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए? डेवलप्ड कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू देम, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, द नॉर्दर्न स्टेट्स हैड डोमिनेंस ओवर वर्ल्ड ट्रेड एंड रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज की बात करें और वर्ल्ड ट्रेड पे बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज का डोमिनेंस है एंड दे पोज्ड अ ग्रेट थ्रेट टू ग्लोबल एनवायरनमेंट, पीस एंड डेवलपमेंट। और ये डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट को और पीस को नुकसान पहुंचा रही हैं और वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के, दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों सदर्न और नॉर्दर्न कंट्रीज के बीच में। ठीक है, एजेंडा 21 रियो डिक्लेरेशन, इसको समझने से पहले आप ये पिक्चर देखो। ये देखो, ये जो रियो समिट आपका हुआ 1992, ये किसके अंडर हुआ? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर हुआ। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये रियो द जेनेरियो में 1992 में हुआ। यहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज आई, 170 कंट्रीज, की ठीक है हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे को कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेट करना है। ठीक है, और जो भी पोल्यूशन हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का जो एमिशन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये फिर फर्स्ट इसका जो सबमिट हुआ था रियो समिट के अंदर, यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस है, उसका जो फर्स्ट सबमिट हुआ था वो आपका 1995 से शुरू हुआ। 1995 में आपका इसका फर्स्ट सबमिट हुआ। ठीक है, क्या? COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। जब वर्ल्ड की सभी कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट किया, तो और उसके बाद से एवरी ईयर ये कंटिन्यू चलता रहा। 96 में, 97 में ये कंटिन्यू एवरी ईयर होता है। समझे? मतलब रियो जो सबमिट हुआ वो तो एनवायरनमेंट को लेकर एक फर्स्ट मीटिंग थी कि हाँ हम ऐसा एक सबमिट, एक ऐसी पार्टीज और मीटिंग टाइम पे करा करेंगे। तो वो स्टार्टिंग कब से हुई, इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ उसका? 1995 से। ठीक है, उसके बाद से एवरी ईयर ये होते चले गए। तो फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो ये वाला आपका जर्मनी में हुआ था। ओके, और आप 2024 में कहाँ हुआ था? 2024 में आपका अज़रबैजान में हुआ था। और 2025 में कहाँ होना है? चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। 2025 में भी आपका ब्राज़ील में ही होने वाला है। ये आप याद रखेंगे और आपको याद भी रहेगा। कैसे याद रहेगा? क्योंकि 1992 रियो द जेनेरियो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और 2025 में नवंबर में जो सबमिट होने वाला है वो भी कहाँ होगा? ब्राज़ील में। क्लियर हुआ? और इनका मेन फोकस क्या है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको किसी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद
इसमें एजेंडा 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 जब आप रियो समिट का क्वेश्चन करेंगे ये पॉइंट्स आप डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एजेंडा 21 बताएंगे रियो डिक्लेरेशन 1992। एजेंडा 21 क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि 1995 में फर्स्ट मीटिंग हुई, 1992 में रियो समिट हुआ। 20th सेंचुरी चल रही है, अब हम कौन सी सेंचुरी में एंटर करने वाले हैं? 21st सेंचुरी में एंटर करने वाले हैं। तो मेन इनका ये टारगेट था कि अब हम 21st सेंचुरी में एंटर करने वाले हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसको हमें 21st सेंचुरी में उसको प्रोटेक्ट करना है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसको कम करना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। इसलिए इसको क्या कहा गया? एजेंडा 21। क्यों? क्योंकि हम 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में एंटर करने जा रहे हैं और 21st सेंचुरी के लिए हमें एनवायरनमेंट को पहले से बेहतर बनाना है, क्योंकि बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, बहुत पोल्यूशन कर लिया। अब कहते हैं ना हर एक चीज़ के लिमिट होती है, हमने स्टार्टिंग में भी कल करा था, लिमिट्स टू ग्रोथ, किस लेवल तक ग्रोथ करनी है। तो अब हमें उस पोल्यूशन को किसी तरीके से कम करना है, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहा गया। रियो डिक्लेरेशन 1992 क्या था मेन फोकस? ग्रीन पाथ्स टू द फ्यूचर, कंसर्न अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई, अ हेल्थी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मोनी विद nature, precautionary measure to protect biodiversity and forestry, sharing of information regarding environmental issues among states, सभी states एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। ऑल स्टेट्स शुड कोऑपरेट टू कंजर्व अर्थ इकोसिस्टम। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज कोई एक ही अर्थ इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करेगा या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, नहीं, ये एक ऐसा इशू है जिसमें वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलप्ड कंट्री शुड शोल्डर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस फील्ड। अभी मैंने पहले बताया क्योंकि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुका है, वो डेवलप्ड हैं और हो चुकी हैं काफ़ी, और हमारी तो अभी शुरुआत हुई है, हमारा तो अभी पौधा बना है और वो पूरे पौध तैयार होके एक ट्री बन चुके हैं। तो जो प्लांट अभी हैं, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको अभी डेवलप होने दो। तो डेवलप्ड कंट्री शुड शोल्डर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस फील्ड। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको निभानी पड़ेगी? डेवलप्ड कंट्रीज को। क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट डिड द रियो अर्थ समिट अचीव? अर्थ समिट हुआ, रियो समिट हुआ, और इसको रियो समिट भी आ सकता है एग्जाम में, अर्थ समिट भी आ सकता है। अब ऊपर आपने अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्फ्लिक्ट है सदर्न कंट्रीज में और नदर्न कंट्रीज में, तो वही तो जो एक टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था, उसको हम नहीं अचीव कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि अपने डेवलपमेंट को कोई रोकना ही नहीं चाह रहा। ऑल्दो देयर वाज कंसेंसस अमंग द नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम। ठीक है, हम भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तुम भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मतलब डेवलपिंग और डेवलप्ड। बट एजेंडा 21 इंक्लूडिंग नो बाइंडिंग रूल्स, बट किसी कंट्री पे कोई बाइंडिंग रूल नहीं था कि नहीं तुम्हें ये टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करनी ही करनी है। सम क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड, तो पहला तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा कि कोई बाइंडिंग रूल नहीं है, तो इस वजह से भी ये इतना सक्सेस नहीं हो पाया। पॉइंटेड आउट दैट एजेंडा 21 वाज बायस्ड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन एंश्योरिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। एजेंडा 21 बायस्ड था और कहीं ना कहीं उसका ध्यान इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ था, ना कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन हुआ, बातें की गई कि हाँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिवली तरीके से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। क्लियर? तो मेन टारगेट क्या था रियो समिट का? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड की सभी कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ओके, एक चीज़ और डिस्कस करनी है। देखो, पोल्यूशन की वजह से, हार्मफुल गैसेस के एमिशन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कल हमने डिस्कस किया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने की ज़रूरत है।
और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने एक लेवल तक हम पोल्यूशन करते रहेंगे तो हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं या ओशियन है, ये देखो इधर ओशियन है, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनकी भी तो एक लिमिट है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की। और ओशियन की बात करें तो उनकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है। कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ता जा रहा है। जो CO2 है वो इंक्रीज होती जा रही है एनवायरनमेंट में, और वो तभी एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर पाएगा ना जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे। अगर आप ब्राज़ील की बात करें, वहाँ पे तो बहुत घने जंगल हैं, ठीक है, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत लेवल तक वो सिंक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे इतने घने जंगल नहीं हैं, तो वहाँ पे कैसे, वहाँ पे फिर हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है। इसलिए क्यों हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जिससे जितना CO2 एमिशन हो रहा है, निकल रहा है, उतना ही हमारे पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लें, तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम पे ये सबमिट किए गए हैं। रियो सबमिट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आई होप कि आपको रियो सबमिट में कोई डाउट नहीं होगा, और कल हम करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।